बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा अब्रार, आपको खुशामदीद करते हैं आज के दिन रौनक के इफ्तार में। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि ये एक अच्छे दिल के मालिक हैं, इनका दिल बड़ा साफ़ है, ये अच्छे इंसान हैं। कभी अगर हम अपने गिरबान में झांकें तो हमें ऐसा लगता है कि ठीक है जनाब, नमाज़ें भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, रमज़ान को हम सही तरीके से भरपूर तरीके से मनाते भी हैं, लेकिन क्या हम एक अच्छे इंसान हैं? आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि एक अच्छा दिल होना कितना ज़रूरी है। क्या आपको ये बात पता है कि 130 से ज़्यादा मरतबा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दिल के बारे में डिफरेंट बातें हमें बताई हैं, उसका जिक्र किया है। और सूरह तौबा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनके दिलों पर मोहर लगा दी गई है और ये लोग समझते ही नहीं। आपने कभी इस बात को सोचा है कि हम कितना ग्रूमिंग में हम जो है वो अपने आप को मशगूल रखते हैं कि जी मैं अब चेहरा ऐसा कर लूँ, अपने बाल ऐसे कर लूँ, मैं ये ड्रेस पहन लूँ, मैं ऐसा दिखूँ, मैं इतने पैसे कमाऊँ। और वाकई अगर हम अपनी चंद पिक्चर्स जो है वो देखते हैं, अपनी तस्वीर देखते हैं 4 साल पहले, तो हम कहते हैं वाओ हमने कितना इम्प्रूव किया है। बड़ी ही एक अफसोसनाक बात है कि लोग हमें कभी भी इसलिए याद नहीं रखेंगे कि हम दिखते कैसे थे, हम कितने गुड लुकिंग थे, हमारे पास पैसे कितने थे, हम जो है वो कितने ज़्यादा फेमस थे। नहीं, लोग हमें एक्चुअली सिर्फ इसीलिए याद रखते हैं कि हमने अपनी मौजूदगी में उनको कैसा महसूस कराया। आज का टॉपिक मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान जब इस दुनिया में आता है तो वो कोई बहुत अच्छा इंसान नहीं होता, या फिर उसको पता नहीं होता कि मैं एक बहुत अच्छा इंसान बनूंगा। उसकी तरबियत, उसकी ऑब्जर्वेशन और उसकी विलिंगनेस टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग, टू हैव अ गुड हार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। मेरे दिल के बहुत करीब है ये टॉपिक। हाउ टू टेम योर हार्ट, हाउ टू मेक योर हार्ट ब्यूटिफुल। आप अपने दिल को खूबसूरत कैसे बना सकती हैं, इसके बारे में 10 मैं आपसे बातें शेयर करूँगी। एंड ट्रस्ट मी, कहीं ना कहीं, बिकॉज ऑब्वियसली लाइफ जो है वो एक कंटिन्यूस लर्निंग एक्सपीरियंस है, एक प्रोसेस है, तो कहीं ना कहीं मैं भी कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ इसमें से ज़रूर करूँ। नंबर 1, अगर आप एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, अपना दिल अच्छा करना चाहते हैं, तो ट्राई टू बिकम अ बेटर लिसनर। जब कोई इंसान आपके पास आके अपनी कोई तकलीफ़ बताए, अपनी कोई खुशी शेयर करे, अपना कोई मसला बताए, चाहे वो आपसे मशवरा मांग रहा हो या ना मांग रहा हो, फ़ौरन ये ना कहें मैं भी, मेरे साथ भी ये हुआ था। नहीं, ट्राई टू बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग एंड ट्राई टू बी अ बेटर लिसनर। उसकी बात तो सुनी, वो सारे लोगों को छोड़कर आपके पास क्यों आया है? रोड पे चलते हुए किसी इंसान को तो उसने नहीं बताया कि उसके साथ क्या मसला है। ही सिलेक्टेड यू बिकॉज ही थॉट कि आप सुन पाएंगे और आप इस काबिल हैं कि आपको वो अपना मशवरा, अपना जो भी उसके लाइफ में मुश्किल है वो बताए। नंबर 2, ट्राई नॉट टू बी जजमेंटल। बिल्कुल, हम अक्सर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हुए, डिफरेंट ट्रांसमिशंस देखते हुए, डिफरेंट चैनल्स देखते हुए एक दूसरे से भी अक्सर कह रहे होते हैं कि आपने देखा वहाँ पे उस इंसान ने क्या कहा, आपने देखा वहाँ पे उस इंसान ने क्या किया। आपको क्या पता उस इंसान ने ये क्यों किया है? आपको क्या पता कि उसके पीछे क्या रीज़न थी? अगर आपको किसी एक्शन की रीज़न नहीं पता तो जज भी नहीं करें। एंड इट्स सो ईजी, इतना आसान काम है किसी को जज ना करना कि आप उनके बारे में बात ही नहीं करें। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये छोटी सी चीज़ अगर हम अप्लाई करें तो हम अपने दिल को अच्छा बना सकते हैं। नंबर 3, कभी आप किसी ग्रुप में बैठे हो और आपको महसूस हो रहा हो कि इस ख़ास इंसान को इग्नोर किया जा रहा है, तो याद करें वो टाइम जब कभी स्कूल में, कॉलेज में या आपके बचपन में आपको इग्नोर किया जाता था, आपको कैसा महसूस होता था। अगर उस वक्त उठकर आप उस इंसान को दूसरों से इंट्रोड्यूस करवाएं या उसकी कोई तारीफ़ करें या उसके बारे में कोई अच्छी बात जो एक्चुअली उसमें हो वो बात करें, तो कितनी अच्छी बात है कि उसको कितना अच्छा महसूस होगा। नंबर 4, हमेशा लोगों को उनकी वर्थ रिमाइंड कराएं, ये बहुत ज़रूरी है। मैं अपने आसपास ऐसे लोगों को देखती हूँ, उनकी ज़िंदगी में सब कुछ है, एक छोटा सा मसला हो गया और उन्होंने बोला मैं तो इसी काबिल हूँ, मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। नहीं, कोई भी इंसान डिज़र्व नहीं करता कि उसके साथ कुछ बुरा हो। हर इंसान में कोई ना कोई पॉजिटिविटी, कोई ना कोई टैलेंट, कोई ना कोई अच्छी बात होती है, हर इंसान में होती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला ने कोई भी ऐसा इंसान बनाया हो कि जिसमें सिर्फ बुराइयाँ हो। तो उसको उस अच्छाई के बारे में रिमाइंड कराएं दैट यू हैव दिस एंड यू आर सच अ ब्यूटीफुल पर्सन। साथ साथ ये बड़ा ज़रूरी है, बहुत सोच समझ के अपनी ज़बान का इस्तेमाल करें। वो बातें जो आपको आपके बारे में सुनना नहीं पसंद, वो प्लीज़ किसी और को मत कहें। आप काले हैं, आप मोटे हैं, आपने लाइफ में ये फेलियर किया, आपसे तो ये हो ही नहीं पाएगा। ये कितनी तकलीफ़देह बातें हैं, और जिस इंसान को ये बातें कही जा रही होती हैं वो ही जानता है कि वो कितना दुख महसूस कर रहा है। तो प्लीज़ एनीथिंग
जो आप चाहते हैं कि आपको ना बोली जाए, प्लीज़ दूसरों को भी ना बोलें। और नंबर 6, डोंट टॉक अबाउट पीपल, डोंट बैक बाइट। आपको पता है जब भी आप कहीं बैठते हैं और 2-3 लोग आपस में दूसरे इंसानों की बात करना शुरू करते हैं, बड़ा मुश्किल होता है उस वक्त अपने आप को इसमें से निकालना कि जी मुझे नहीं पता आप क्या किस बारे में बात करें। द मोमेंट आप लोगों के बारे में बात करना बंद कर देंगे, आइडियाज़ के बारे में बात करेंगे, कोई इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे, कोई अच्छी बातें करेंगे, तो आप बैक बाइटिंग करेंगे ही नहीं, क्योंकि आप लोगों की तो बात ही नहीं कर रहे। साथ साथ थैंक पीपल फॉर लिटिल थिंग्स। ये मैंने आगा साहब से एक बात सीखी, बहुत ही खूबसूरत। आज हमारी ट्रांसमिशन में हमारे शो का पार्ट भी वो बनेंगे। हमारे सामने ये एक टेबल होती है और जब अफ्तार का टाइम होता है तो हमारे जो है वो फ्लोर पे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि आके इस टेबल को हमारे करीब करते हैं। और मैंने इस बात को बड़ा फॉर ग्रांटेड लिया, बट व्हेन आई सॉ हिम सेइंग थैंक्स टू दैट पर्सन, तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मुझे शुक्रिया करना चाहिए, मुझे हमारे फरहान भाई का शुक्रिया करना चाहिए। उनके बगैर हम कैसे जो है ये ट्रांसमिशन आप तक पहुंचाएंगे, हमारे अजीम भाई, एवरीबडी, और माई प्रेप शेफ, एवरीबडी। सो जहां कोई भी इंसान आपके लिए एक छोटा सा अच्छा काम करे, आप उसको शुक्रिया करें। जो ड्राइवर जिनके साथ हम यहाँ पे आते हैं वो अक्सर मुझे जो है उनमें से एक कहते हैं कि आप हमेशा शुक्रिया क्यों करती हैं, ये तो मेरी ड्यूटी है। कोई भी इंसान अपनी ड्यूटी को भी अच्छे तरीके से जो है वो निभा रहा है, उसका भी शुक्रिया करें। 2 पॉइंट्स यहाँ पे रह गए, जल्दी जल्दी से इनको करते हैं कवर। एंड अगर आप लोगों के बारे में बुरा नहीं अच्छा नहीं कह सकते तो बुरा भी नहीं कहें। इफ़ यू डोंट लाइक समबडी देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ टॉकिंग अबाउट इट। नंबर 9, अच्छा, जो लोग आपसे अंडर काम करते हैं, यानी कि आपके घर में जितनी भी डोमेस्टिक हेल्प है, कहते हैं उनका पसीना सूखने से पहले आपको उनको तनख्वाह देनी चाहिए, यानी कि टाइम पे तनख्वाह दें। और नंबर 10 कि अगर जानवरों से प्यार नहीं है दैट्स ओके, मगर रिस्पेक्ट ज़रूर करें, उनको तकलीफ़ ना दें। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आएंगे तो सिंगापुरियन राइस बनाएंगे। जल्दी से वापस आ जाइए, आप देख रहे हैं रौनक-ए इफ्तार। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में एज आई ऑलवेज से रौनक तो अब जो है वो शुरू होगी जब हमारी मज़े मज़े के खाने बनने स्टार्ट होंगे। बजट पे हम खाना बनाएंगे, बहुत ही अच्छी सी डिश बना रहे हैं जो कि देखने में लगता है कि कोई बहुत ही एक्जॉटिक किस्म की डिश है, बट इट्स एक्चुअली रियली इन बजट। सिंगापुरियन राइस, जिनका सिंगापुर में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन क्योंकि वो बहुत रंग बिरंगे हैं तो हम उनको सिंगापुरियन राइस का नाम देते हैं, वो हम बनाएंगे। शादियों में यूजुअली आप खा रहे होते हैं, बट इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड डिश इवन फॉर अफ्तार। और इसकी रीज़न ये है कि अभी मैं और हमारे अजीम भाई जो है वो यही डिस्कस कर रहे थे कि ज़रूरी नहीं है आप अफ्तार हमेशा जो है वो पकौड़े, समोसा, दही बड़े से ही करें। यू कैन हैव वन डिश विच यू एब्सोल्युटली लव, या फिर जिस पे ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रिएंट्स हों। तो ये जो हम सिंगापुरियन राइस बना रहे हैं, इसमें सब्जियाँ भी हैं, इसमें चावल भी है, इसमें चिकन भी है। सो बेसिकली एक डिश में हर चीज़ मौजूद है। जल्दी से काम स्टार्ट करते हैं बिकॉज इसके काफ़ी सारे स्टेजेस होते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम तैयार करेंगे मंचूरियन, और मंचूरियन तैयार करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे डालडा कुकिंग ऑयल का। और कहते हैं कि जहाँ मामता वहाँ डालडा, और इसकी रीज़न ये है दैट इट इज़ एक्चुअली रियली गुड फॉर हेल्थ, और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली बनाया गया है। अच्छा, आंच मैं तेज़ रखूँगी और इसमें मैं शामिल कर दूँगी लहसुन चॉप हुआ। तो यहाँ पर अच्छा खासा लहसुन मैं शामिल करूँगी बिकॉज इसकी बहुत ही मज़े की एक महक आती है। 1 एंड एक्चुअली 2 टीस्पून्स ऑफ लहसुन, और इसको तेज़ आंच पर हम टॉस करेंगे। इसके साथ साथ मैं इसमें चॉप हुआ अदरक शामिल करूँगी, और आज मैंने लहसुन अदरक बहुत सारा यहाँ पे रखवाया हुआ है इसलिए क्योंकि इससे बहुत ही मज़े का जायका आता है। ये मैं भर के 1 टीस्पून के बराबर शामिल कर रही हूँ। मंचूरियन में अदरक का फ्लेवर बहुत मज़े का लगता है, ट्रस्ट मी। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, ज़रा स्पाइसी सा बनाएंगे इसको हम। ये हम शामिल कर देंगे तकरीबन अबाउट 1 खाने के चमचे के बराबर। अच्छा, चिकन को मैंने हाथ का कीमा बना के रखा हुआ है ताकि ये जल्दी से गल जाए, वरना आप चिकन जो बोनलेस नॉर्मल पीसेस होते हैं ना, जो 1-1 इंच के या 2-2 इंच के क्यूब्स होते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। डेफिनेटली आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं, एनी फरमाइश, एनी सवाल, मोस्ट वेलकम। अच्छा, यहाँ पर किसी भी चीज़ को जलाना नहीं है और ओवर कुक नहीं करना। इसमें हम शामिल कर देंगे चिकन का, मगर हाथ का कीमा। ये ज़रूरी है कि कोई मशीन का कीमा हम इसमें शामिल नहीं कर रहे। जब ये चिकन अपना कलर तब्दील कर देगी, इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी चिली गार्लिक सॉस, सम केचप, सम चिकन पाउडर। और आपको पता है जो चाइनीज़ सॉल्ट है वो अभी मुझे रिसेंटली किसी ने बताया कि वो एक्चुअली जो है वो बैन हो गया है और बहुत ही कम जगहों पे मिलता है ड्यू टू मैनी अपेरेंट हेल्थ इश्यूज़। तो उसकी बजाय जो है वो आप MSG फ्री चिकन पाउडर का भी कर सकते हैं इस्तेमाल। अच्छा, यहाँ पर अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी चिकन पाउडर, जो कि मैं शामिल कर रही हूँ MSG फ्री, ये चिकन पाउडर है, ये हम शामिल कर देंगे।
हाफ टी स्पून के बराबर, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो मैं इसमें केचप शामिल करने वाली हूँ, चिली गार्लिक सॉस शामिल करने वाली हूँ, उसमें ऑलरेडी जो है वो नमक मौजूद है। इसके साथ मैं इसमें ऐड कर दूंगी सोया सॉस, अगेन इस पर भी नमक है तो ये हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। साथ में हम इसमें शामिल करेंगे चिली गार्लिक सॉस 1 कप। इसके साथ हम इसमें केचप शामिल करेंगे, देयर यू गो। काली मिर्च का पाउडर मैं इसमें शामिल कर दूंगी हाफ टी स्पून। वी आर गोना स्टर एवरीथिंग और इसको हम हल्की आंच पे पकाएंगे और साथ साथ हम काम स्टार्ट करेंगे हमारी चाउमीन का। ये सिंगापुरियन राइस में चाउमीन भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है वो पार्ट होता है। अच्छा, अब मैं ये करूँगी कि आंच मैं कर दूँगी इसकी हल्की आंच पे, इसको हम साइड पे रख देंगे पकने के लिए। और अब हम आ जाएंगे हमारे झटपट चाउमीन की जानिब पे। यहाँ पे ये हल्की आंच पे पकता रहेगा, मेक श्योर ये जले नहीं, ये हल्की आंच पे पकेगा। और मैं लाऊंगी 1 अदद वॉक। इस 1 अदद वॉक में हम शामिल करेंगे अगेन डालडा कुकिंग ऑयल, और ये डालडा को मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून। साथ में मैं इसमें शामिल करूँगी चाउमीन के लिए बटर, ये बटर मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1 टीस्पून के बराबर। इसके साथ साथ हम इसमें शामिल करेंगे अगेन चॉप्ड लहसुन, तकरीबन अबाउट 1.5 टीस्पून, और मैं एक स्पून लेती हूँ दूसरा वाला। यस। अच्छा, लहसुन से वाकई बहुत मज़े का फ्लेवर आता है और आपको लग रहा होगा मैं कितना सारा इसमें लहसुन शामिल कर रही हूँ, बट दैट ब्रिंग्स द अरोमा फॉर चाइनीज़ एंड सिंगापुरियन एंड थाई कुजीन। अच्छा सा मैं इसको करूँगी यहाँ पर मिक्स। अच्छा, सब्जियाँ मैं बता देती हूँ जौन सी सब्जियाँ मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें गाजर है, शिमला मिर्च है, बंद गोभी है, और हरी मिर्चों को मैंने सिर्फ और सिर्फ एक कट लगा कर रख लिया है। साबुत हरी मिर्चें मैं इसमें करूँगी यूज़। आंच तेज़ तरीन होनी चाहिए। इसके साथ हम इसमें ऐड कर देंगे सोया सॉस तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्च का पाउडर ये हम यूज़ करेंगे तकरीबन अबाउट हाफ टी स्पून। सम रेड चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्चें ये हम शामिल कर देंगे अराउंड 1 टीस्पून के बराबर। और अच्छा सा हम इसको करेंगे स्टर। इफ़ यू वांट आप इसमें बहुत ही थोड़ी सी मिकदार में सफ़ेद सिरके का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो ये मैं इसमें सफ़ेद सिरका यूज़ करूँगी। अच्छा, एक ज़रूरी बात कि इसमें अब जो मैं स्पेगेटीज़ यूज़ करूँगी ना, दीज आर बेसिकली स्पेगेटीज़ यूज़ कर लें, नूडल्स यूज़ कर लें, एग नूडल्स का हम कर रहे हैं इस्तेमाल। एग नूडल्स को हमने चिकन स्टॉक में उबाल के रखा है, उससे उसका बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। इसके साथ में मैं इसमें चिली सॉस यूज़ करूँगी तकरीबन अबाउट 1 टीस्पून। अच्छा, एक काम करते हैं, साथ साथ हमारे जो चिकन मंचूरियन है उसको भी चेक कर लेते हैं। हल्की आंच पे चिकन मंचूरियन पक रहा है, चिकन अच्छी सी जो है वो गल रही है। और अब मैं ये करूँगी कि हमारी जो चाउमीन है इसमें मैं ये नूडल्स ऐड कर दूँगी। मेक श्योर कि सब्जियाँ ज़्यादा हों और नूडल्स थोड़े से कम हो। तो ये क्वार्टर पैकेट है, यानी कि 1/4 पैकेट हम इस्तेमाल करें नूडल्स का। ब्रेक पे जा रहे हैं, जब आप लोग ब्रेक से वापस आएंगे चाउमीन हो चुका होगा तैयार, मंचूरियन भी हो चुका होगा तैयार, एंड देन वी आर गोना मेक सम यमी मेयोनेज़, एक सॉस, और फिर हम सारी चीज़ों को पाइल अप करेंगे। तो जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में मैं शेफ़ आयशा अब्रार सिंगापुरियन राइस हम बना रहे हैं, और चावल अभी हम रेडी करेंगे। इसकी एक मेयो वाली सॉस होती है वो रेडी करेंगे। यहाँ पे हमारा जो चिकन मंचूरियन था सिंगापुरियन राइस के लिए वो हो चुका है एब्सोल्युटली झटपट रेडी।
जल्दी से, बहुत सारे लहसुन और अदरक के साथ। यहाँ पे हमारा जो चिकन चाउमीन, सॉरी जो वेजिटेबल चाउमीन था वो भी रेडी हो चुका है। और हमारे अजीम भाई का जो सवाल था एक, उनका भी जवाब दे दूँ। अजीम भाई का सवाल ये था कि यूजुअली सिंगापुरियन राइस के लिए क्या होता है कि आप नूडल्स को अलग से फ्राई करते हैं, देन यू फ्राई द वेजिटेबल्स अलग से, एंड देन मेयो की एक सॉस बनती है मंचूरियन। सो अगर आपके पास टाइम कम हो, जैसे कि हमारे पास हमेशा कम होता है, सो व्हाट यू कैन डू कि यू कैन सॉटे अप ऑल दोज वेजिटेबल्स इन दोज स्पेगेटीज। अच्छा, अब हम ये करेंगे कि हम इसके चावल बनाना करेंगे स्टार्ट। और जो सॉस मैं आपको बता रही थी, उस सॉस के लिए सिर्फ आपको 4-5 चीज़ें चाहिए। मेयोनेज़ हम इस्तेमाल करेंगे इसके लिए तकरीबन हाफ़ कप, और हाफ़ कप मेयोनेज़ में मैं शामिल कर दूंगी ये 1 और ये तकरीबन 2 खाने के चमचे के बराबर क्रीम। ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है आप शामिल करें। आई ऑलवेज डू इट फॉर दैट मिल्की टेक्स्चर। साथ में हम इसमें शामिल कर देंगे चॉप्ड लहसुन, ये तकरीबन मैं शामिल कर दूंगी अबाउट 1 टीस्पून के बराबर, एंड सम ब्लैक पेपर पाउडर। अच्छा, इसमें मैं कोई नमक वगैरह शामिल नहीं करी, बिकॉज इसमें मैं थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा सोया सॉस ऐड करी हूँ, एंड इफ़ यू वांट यू कैन ऐड सम चिली सॉस इन इट एज वेल। इसको मिक्स करेंगे। कलर ब्रेकिंग के लिए थोड़ा सा हरा प्याज मैं इसमें ऐड करूँगी, एंड थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर। और सिंस हमारे आसपास जो लोग हैं वो बड़ा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। अच्छा, अब आ गया है जनाब चावलों को दम पे लगाने का टाइम। चावल इसके बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप इस्तेमाल करेंगे बटर, और बटर हम इसमें यूज़ करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। साथ में हमारा फेवरेट, आपका फेवरेट डालडा कुकिंग ऑयल हम करेंगे इस्तेमाल। ये हम इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, एंड हम इसमें गार्लिक को करेंगे सॉटे, अबाउट 1 टीस्पून के बराबर गार्लिक हमने इसमें किया सॉटे। और जिस हमारे स्पाइडर वेब से मैंने चाउमीन बनाया था, उसी से मैं अब चावलों को भी बनाऊंगी, एंड साथ में हम इसमें शामिल कर देंगे चावल। और इसी में बाय द वे मैं दम भी लगाऊंगी, सो डैट रमज़ान के महीने में बहुत ज़्यादा जो है ना वो आपके पास बर्तन ना जमा हो जाएं धोने के लिए। हरा प्याज ऐड करेंगे, थोड़ा सा मैं दम के बाद शामिल करने के लिए इसमें बचा लूँगी। अच्छा, मैंने इन चावलों में चिकन पाउडर शामिल करके रखा हुआ था, या तो आप इसमें चिकन पाउडर पहले से शामिल करके रख सकते हैं, इस स्टेज पे शामिल कर सकते हैं, या फिर आप जब चावलों को उबाल रहे हो ना तो आप इसको चिकन स्टॉक के साथ उबाल सकते हैं, यानी कि मुर्गी की यखनी के साथ। और यहाँ पर ये चावल जो है वो अच्छे से आप करेंगे सॉटे। कॉल करना चाहें, एनी क्वेश्चन, मोस्ट वेलकम। और बाय द वे, आज जब हमारी डिश रेडी हो जाएगी, इसके साथ हम बनाएंगे रूह अफ़ज़ा, मज़ेदार सा। जब अफ्तार की टेबल पे रूह अफ़ज़ा ना हो तो लगता है किसी चीज़ की कमी है, बिकॉज़ बहुत ही अच्छी इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको तैयार किया गया है। और इसको कहते हैं मशरूबे मशरिक। बिल्कुल जनाब, वेस्ट में पिया जाने वाला बहुत ही मज़ेदार सा मशरूब। अच्छा, यहाँ पर हल्की आँच अब मैं करूँगी, और फ़िलहाल मैं इसकी आंच बंद करती हूँ ताकि हम पहले इसकी लेयरिंग करें। चिकन मंचूरियन की हम इस पर लेयरिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लगाएंगे 1 डॉलप ऑफ मेयो सॉस, एंड साथ में हम इसमें लगाएंगे नूडल्स। ऐड करेंगे इसमें हम नूडल्स कह लें, स्पेगेटीज़ कह लें। यहाँ पे इसको मैं तेज़ आंच पे दम पे रख रही हूँ, और इसकी एक रीज़न है दैट वी वांट टू मेक श्योर कि ये तकरीबन 2 से 3 मिनट में हो जाए। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे मैंने मंचूरियन को क्यों नहीं दम पे लगाया। वेरी गुड क्वेश्चन। मंचूरियन को मैंने इसलिए दम पे नहीं लगाया बिकॉज जब इसको मैं दम से निकालूंगी, सर्व करूँगी, तो आस-पास मैं मंचूरियन लगाऊंगी ताकि आपको वो देखने में खूबसूरत लगे। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे हमारा जो शरबत है रूह अफ़ज़ा, वो भी हो चुका है बिल्कुल तैयार। वो हमने बना के रखा हुआ था बिकॉज़ अफ्तार का मज़ा उसके बगैर जो है वो बिल्कुल है खाली। थोड़ा सा मैं करूँगी हमारा काउंटर साफ़, और सिंगापुरियन राइस को सर्व कैसे करेंगे इस तरफ आ जाते हैं। व्हाट आई एम गोना डू कि इस चॉपिंग बोर्ड को मैं यहाँ से हटा लूँगी, और सर्विंग की हम करेंगे तैयारी। सर्विंग की तैयारी के लिए जो पहली चीज़ हमें चाहिए वो है बोल। आंच अब मैं कर दूँगी कम, और इसको निकालना स्टार्ट करेंगे। अच्छा,
आइडियली आपने इसको दम पे रखना है, कम से कम भी जो है वो 10 मिनट के लिए। हम इसको 2 मिनट दम पे रख रहे हैं तेज़ आंच पे, बस ज़रा धुआं नज़र आना चाहिए, बट यू हैव टू गिव इट टाइम। जायदा हमारे साथ हैं, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आयशा? बिल्कुल ठीक ठाक। जायदा, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। पहचाना आपने, ये बताएं। मुझे लगता है आप वही रेगुलर कॉलर है, इज दैट ट्रू? जी जी बिल्कुल, और आपसे मेरी मुलाकात भी हो चुकी है। मुझे याद आ गया, किसी की शादी में? शादी में नहीं, मंगनी में। आपके भाई की साली की मंगनी में मैं थी ना। भाई, अच्छा मैं भी कंफ्यूज हो गई थी आपको रिलेशनशिप बताने में, सॉरी। दैट वाज माय मेरे ब्रदर इन लॉ का भाई, बिल्कुल। जी 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 जी, हाँ मैं भी रिश्ता भूल गई। और कैसे आयशा? बहुत अच्छा शो कर रही है, बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत जबरदस्त डिश बनाई है कि रमजान में रोजे के बाद खाने के लिए बेहतरीन चीज, हल्की फुल्की भी, और ये कि ना सहरी भी आप आराम से खा लें। बिल्कुल खा लें। कोई फरमाइश? बिल्कुल। एनी फरमाइश? नहीं, फरमाइश ये थी आयशा ना, मेरे पकौड़े जो ना ऑयली, फरमाइश तो नहीं, मतलब ये प्रॉब्लम है साथ आ रही है, बहुत ज्यादा ऑयल जो है ना वो सक कर लेते हैं। तो क्या है, कहाँ मिस्टेक कर रही हूँ मैं? मिक्स पकौड़ों की बात कर रही हैं जो कतलियां होती हैं? जी 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 जी, मिक्स पकौड़े। जी जी ठीक है, मैं अभी बता देती हूँ। नॉट कोई भी पकौड़े बनाओ ना, आलू के लूँ या ना वैसे मिक्स लूँ, तो वो ऑयल ज्यादा आता है उसमें। ठीक है, मैं अभी बता देती हूँ, अभी आपके सवाल का जवाब देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आंच कम होना नंबर 1, उससे भी जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली पकौड़े बनते हैं। और अगर आप मिक्स पकौड़ों की बात कर रही हैं ना, तो कोशिश करें सारी सब्जियों को आप लें और सारी सब्जियों में नमक मिलाएं, मिर्चें मिलाएं, जितनी भी सीजनिंग्स है वो मिलाएं, और उसमें आप जो है वो बेसन ऐड करें, लेकिन पानी ज़्यादा शामिल ना करें। जितना कम बेसन ऐड करेंगी, जितनी ज़्यादा सब्जियां होंगी, उतने कम वो ऑयली बनेंगे। और जितना ज़्यादा आप उसको गाढ़ा गाढ़ा सा रखेंगे, उतने एक तो वो अंदर से गलेंगे भी नहीं और ऑयली भी ज़्यादा फील होंगे। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि मीडियम या फिर तेज़ आँच पर थोड़ी सी स्टार्ट करें पकौड़े बनाना, और उसके बाद उसकी आँच जो है वो हल्की करें। ये बड़ा ज़रूरी है। और एक बार मेरे कहने पर एक और काम कीजिएगा कि पकौड़ों को ना घी में बना के देखिएगा। जब आप घी में पकौड़े बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो खस्ता बनते हैं। और यहाँ पर हमारे जो ये नूडल्स हैं, इनको हम कर रहे हैं सर्व विद ऑल दोज सिंगापुरियन इंग्रेडिएंट्स। अच्छा, तेज़ आंच पे मैं ज़रा एक बार गरम करूँगी हमारे मंचूरियन को विद सम पानी। अगर मुझे थोड़ा सा पानी मिल जाए साजिद भाई, बल्कि काम करते हैं, पानी हमारे पास यहाँ है, इन सब्जियों का पानी ये हम यूज़ कर लेंगे। अच्छा, इससे क्या होगा कि इसमें एक अच्छा सा ग्लॉस आएगा तेज़ आंच करके। और अच्छा सा हम इसको जो है वो स्टर करेंगे। मीनवाइल प्रेजेंटेशन पे थोड़ा सा करते हैं यहाँ पर काम। I have some beautiful parsley। इसको हम ऐसे parsley को करेंगे प्लेस with some Thai red chili। like this and with some हरा प्याज। यहाँ पे मैंने हरा प्याज भी रखा हुआ था, हरे प्याज को ऑन द टॉप हम करेंगे प्लेस। ये हमारा जो मेन पार्ट है रेसिपी का वो हो चुका है तैयार। इसको अब हम करेंगे प्लेस ऑन द साइड्स लाइक दिस। और ये रेसिपी जब भी बनाएंगे मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी बनी। इसको आप फ़िश के साथ बना सकते हैं, इसको आप जो है वो बीफ के साथ बना सकते हैं। स्काई इज़ द लिमिट, मगर आई प्रेफर चिकन बिकॉज़ जल्दी से बन जाती है। एवरीबडी लाइक्स चिकन। और प्रेजेंटेशन जो है ना वो बहुत मैटर करती है। और यहाँ पर इसको हम सर्व करते रहेंगे। एंड अब मेरी और आपकी मुलाकात होगी अफ्तार के बाद एक अच्छे से टॉपिक के साथ, विच इज़ हार्ट हेल्थ। तो ब्रेक पे चलते हैं और ब्रेक से वापस आने के बाद फिर आपसे करते हैं मुलाकात। तब तक आप इसको मुलाहिज़ा फरमाइए और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। अशफाक अहमद साहब ने कितनी खूबसूरत बात की है कि बात तो तब है जब हमें दूसरों के दर्द का एहसास हो, क्योंकि अपने दर्द का एहसान तो जानवरों को भी होता है। अच्छे दिल के मालिक आप कैसे बने, इस बारे में हमने बात की, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप लोगों का ख्याल रखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, तो आपको सबसे पहले अपना ख्याल रखना चाहिए। और अपने ख्याल रखने से मुराद ये है कि हम हमारे आसपास देखते हैं कितने सारे हार्ट पेशेंट्स होते हैं जो अपनी बीमारी को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते, ना वो दवाई टाइम पे खाते हैं, और बड़े मज़े से वो बता रहे, बड़े प्राउडली बता रहे होते हैं लोगों को कि हाँ जी हमें तो कुछ नहीं होता और अल्लाह के जो है वो करम से हम बिल्कुल सही हैं। लेकिन फिर उसी अल्लाह ने जो है वो हमें ये भी हुक्म दिया है कि ज़रा अपनी अकल इस्तेमाल करें और डॉक्टर के पास जो है वो बिल्कुल जाएँ अपनी सेहत को लेकर। हार्ट डिजीज़ जितनी भी हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि हकीम आका साहब से ज़्यादा अच्छा हमें इस बारे में कोई गाइड नहीं कर सकता। उनको करते हैं वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अल्लाह का बहुत एहसान। आगा साहब, कितने सारे लोग ऐसे हैं जो हम देखते हैं उम्र के साथ कि दिल के मराइज़ में मुब्तला हैं और सीरियसली नहीं लेते, ना खाने पीने में ना दवाइयाँ लेते हैं। तो ये अच्छा अमल है, ऐसा करना चाहिए? मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले तिब्ब नबी के हवाले से दो चीज़ें अर्ज़ करना चाहूँगा। हज़रत साद इब्ने अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक रिवायत कि मुझे सीने में दर्द की शिकायत हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, आपने अपना दस्ते मुबारक मेरे सीने पर रखा, मुझे ऐसा लगा कि आपके हाथों की ठंडक मेरे दिल तक उतर गई। सुभान अल्लाह। आपने फरमाया कि तुम हारिस बिन कल्दा से इलाज कराओ कि वो एक माहिर तबीब है, और मदीने की 7 खजूरें गुठलियों समेत पीस कर इस्तेमाल करो कि ये दिल की बीमारियों का इलाज है। ओके, 7 खजूरें और गुठलियों समेत आप उनको पीस लें। अजवा खजूर, ठीक है, मदीने अजवा की मुनव्वरा की। सही। इसमें बुनियादी तौर पर इलाज के कुछ उसूल मुतय्यन हुए। सही। इस तरह कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें दिल का दौरा पड़ा है, इलाज कराओ हारिस बिन कल्दा से जो एक माहिर तबीब है। सही। हारिस बिन कल्दा मुसलमान नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। सही। इसलिए पहला इंतखाब जो आपका होना चाहिए वो माहिर तबीब होना चाहिए। Absolutely. माहिर तबीब के लिए मज़हब की शर्त नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाई। ठीक। तीसरी बात है कि इलाज के साथ टोटके करने चाहिए, उसके साथ तुम मदीने की 7 खजूरें लो अजवा, उसको गुठलियों समेत पीस कर इस्तेमाल करो। सही। ये उसूल तय होते हैं। एक बात। दूसरी बात आपसे अर्ज़ करूं, एक शख्स है जिसने किसी को सोने की चूड़ियां रखने के लिए अमानतन दी, और जब वो अपनी चूड़ियां वापस मांगता है, देने वाला शख्स उसको वक्त पर वापस कर देता है। आपके ख्याल में वो अच्छा अमानतदार है या बुरा? बहुत अच्छा अमानतदार है कि वो फ़ौरन वापस कर देता है। लेकिन अगर उसने उनको अमानत में हिफाजत नहीं की है, कहीं से चूड़ियाँ टूट गई हैं, कहीं से उसकी पॉलिश उतर गई है, कहीं से उसका जो नग है वो निकल गया है, तो फिर वो कैसा अमानतदार है? हालांकि उसने वक्त पे वापस की है, तब भी फिर कैसा अमानतदार? फिर बहुत बुरा अमानतदार है। मेंटेन करना हमारी बॉडी को, हमारे दिल की सेहत को कितना ज़रूरी है। आप ये देखिए कि हम वक्त पर अल्लाह को अपनी जान दे देंगे, उसका हुक्म होगा, उसका वक्त होगा, हम चले जाएंगे। लेकिन अगर हमने अपनी जान की हिफाजत नहीं की है तो फिर हम कैसे अमानतदार हैं? एब्सोल्युटली। तो ये जो जुमला आपने फरमाया ना कि लोग जो है कह रहे होते हैं कि दिल का हम मसला है, हाँ कुछ नहीं होता, दवा नहीं खाते हम, ये दरअसल अपनी जान की हिफाजत न करने के ज़ुमरे में आता है, और इसका अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बहुत खूबसूरत बात की आगा साहब ने। आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं, कोई सवाल अगर पूछना चाहते हो बिल्कुल पूछ सकते हैं। अच्छा आगा साहब, कुछ ऐसी चीज़ें हमारे लाइफस्टाइल की बेसिस पे, खाने पीने की बात हो, हमारे लाइफस्टाइल की बात हो, कि आप कहेंगे कि स्लो पॉइजन है हमारे दिल की सेहत के लिए, जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में कर रहे हैं या खा रहे हैं? देखिए, खाने में तो हर वो चीज़ जो हमारी रगों में जाकर तंगी पैदा कर रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रही है, LDL बढ़ा रही है, TG बढ़ा रही है, ये तमाम चीज़ें नुकसानदेह हैं। और इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक हमारे हज़म के निज़ाम से, मैदे और जिगर से। एब्सोल्युटली। पहली बात। दूसरी एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आज की तहकीक इस बात को साबित करती है कि वो लोग
जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं वो दिल की बीमारियों में मुब्तला होते हैं। सही। इसलिए कि जो स्ट्रेस लेता है उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स पैदा होते हैं जो उसके जिस्म के निज़ाम को, गुर्दे के निज़ाम को ख़राब करते हैं। गुर्दे के निज़ाम का रिएक्शन हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर की सूरत में होता है और केमिकल की चेंजेस हमारे दिल के अफ़आल की ख़राबी की सूरत। ये बहुत अच्छी बात बताई आगा साहब ने। ये मेरा सवाल भी था कि आगा साहब हम अक्सर ऐसे कहते हैं कि जी स्ट्रेस लेने से जो है वो दिल की, जैसे अभी आपने बताया, लेकिन कुछ लोग इसको वाइस वर्सा भी कहते हैं कि क्योंकि मुझे दिल का मर्ज़ लाहक है और मैं एक हार्ट पेशेंट हूँ तो मैं ज़रा सेंसिटिव हूँ, मैं ज़्यादा जो है वो परेशान हो जाता हूँ। तो इज़ इट अ विशियस साइकिल कि हम एक्सक्यूज़ बना रहे होते हैं परेशानी को? स्ट्रेस किसी भी हाल नहीं लेना चाहिए। हकीकत यही है। बात यह है कि एक शख्स था हमारी कहानियों में, वो कुछ अंडे लेके बैठा हुआ था और उन अंडों की कहानी उसने बनाई कि मैंने मुर्गियों से मैंने घर, और घर से मैंने शादी, और शादी के बाद बच्चे, और बच्चा जो है मुझे डांटेगा तो मैं कहूँगा हूँ, और पहले वो अंडे के ऊपर उसने तोड़ दिए। सही। उसको हम शेख चिल्ली कहते हैं। बिल्कुल। बात ये है कि इंसानी ज़िंदगी में जो ग्राउंड रियलिटीज़ के अलावा सोचने वाले लोग हैं, मेरी नज़र में सारे शेख चिल्ली हैं, कम या ज़्यादा। ट्रू ट्रू। तो ग्राउंड रियलिटीज़ को बिलीव करने वाला और ग्राउंड रियलिटीज़ को एक्सेप्ट करने वाला वही अल्लाह का बंदा अपने दिल को मुतमईन कल्ब के साथ रख सकता है और वही बीमारियों से पाक रह सकता है। एब्सोल्युटली। ग्राउंड रियलिटीज़ की बात कर रहे हैं आगा साहब, कितना ज़रूरी है आगा साहब कि जब आप एक सर्टेन एज से ज़्यादा हो या अगर ना भी हो, घर में बीपी एपरेटस का होना, वो आला जिससे आप अपना ब्लड प्रेशर खुद चेक कर सकते हैं। आगा साहब मुझे बड़ी हैरानी होती है, आजकल भी बहुत पढ़े लिखे लोग, उनके घर में बीपी एपरेटस नहीं होता और वो कहते हैं अच्छा ब्लड प्रेशर शायद हाई हो गया होगा तो चले जी ये गोली खा लेते हैं। सेल्फ मेडिकेशन और बीपी एपरेटस ना मौजूद होना, क्या आप कहना चाहेंगे? सेल्फ मेडिकेशन सिवाय बहुत छोटा सा अगर मुझे इस्तेमाल करने की इजाज़त हो तो मैं कहूँ सिवाय जहालत के और कुछ भी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। उसकी वजह है कि जिस चीज़ के बारे में आपको इल्म नहीं है और आप वो इस्तेमाल करें, वो लोग जो आम तौर पर इस तरह करते हैं कि मैंने फ़लान जगह से सुना था, मैंने उससे सुना था, मैंने यूँ कर लिया, मैंने इस तरह टोटका इस्तेमाल कर लिया। मैं उन तमाम लोगों को मशवरा देता हूँ कि जब उन्हें अपना घर बनाना हो तो खुदा के लिए किसी मोची से जाके बनवाना। उनको नहीं पता किस काम के लिए कौन सा इंसान एक्सपर्ट है एक्चुअली। नहीं, बात ये कि अपने घर का नक्शा बनाने के लिए तो आप इंजीनियर के पास जाते हो और अपनी सेहत को और अपनी जान की हिफाजत के लिए आप हर एक से मशवरा ले लेते हो। बिल्कुल। ये कहाँ का इंसाफ है? बिल्कुल। मेरी दरख्वास्त ये है कि आपकी जान बहुत कीमती है। आपके इन तमाम सिस्टम्स को समझने वाला शख्स, आपके लिए बेहतर फैसला करने वाला शख्स सिर्फ आपका तबीब है और कोई नहीं कर सकता। आप ये तमाम चीज़ें जाने बगैर अगर सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं तो आप अपने लिए ज़्यादती खुद कर रहे हैं। बिल्कुल। और जितने भी हार्ट डिजीज़ेज़ हैं उनका एक एक्चुअली कोरिलेशन भी होता है ज़ियाबतीस से, वज़न ज़्यादा होने से। तो इस बारे में भी हम बात करें आगा साहब से कि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे कि ये सारी बीमारियां आपको हैं, अब कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर आपको करनी ही करनी है, इसमें कोई छूट नहीं है, यू हैव टू डू इट। छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में आज हम बात कर रहे हैं दिल की सेहत से मुतालिक, यानी कि हार्ट डिजीज़। अगर किसी भी किस्म की आपको है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इससे अच्छा वक्त नहीं मिलता आगा साहब से सवालात करने का, तो बिल्कुल आप हमें कॉल कर सकते हैं अपने सवाल के लिए। और बात हम कर रहे थे आगा साहब ये कि एक इंसान है, उसको कोई भी दिल का मर्ज़ है और उसको ये बात पता है, रिपोर्ट्स में आ चुका है, उसको मेडिकेशंस दे दी गई हैं, अब उसको लगता है कि अगर मैं यही दवाइयाँ जो है वो हमेशा पूरी ज़िंदगी खाता रहूँगा तो सही रहूँगा। कितना ज़रूरी है कि वो एनुअल या फिर सेमी एनुअल बेसिस पे चेकअप करवाता रहे अपना? देखिए, दवाएं हमारे जिस्म में जब जाती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जिस्म उन दवाओं को, केमिकल्स को यूज़ टू कर लेता है। सही। उनकी जो इफ़ेक्टिविटी है वो खुद बहुत कम होने लगती है। आम तौर पर ये होता है कि एक ग्रुप की दवा अगर सूट नहीं कर रही है या उसने अपना असर खो दिया है तो डॉक्टर को चाहिए कि वो दूसरे ग्रुप की दवा जो इफ़ेक्टिव अब हो गई है उसको देता रहे। सही। बल्कि इस बात से फ़ायदा उठाकर एक जुमला मैं और चाहूँगा कहना कि वो लोग
जो आम तौर पर एक टैबलेट ताकत के लिए मल्टीविटामिन की मुसलसल खाते हैं, उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि जब कुछ दिन खा लें तो दरमियान में कुछ दिन का गैप दे दें, इसलिए कि अगर वो बॉडी के साथ यूज़ टू हो गई तो अपना असर खो देगी। सही। और यही उसूल हर दवा के साथ है। लिहाजा रीचेकअप करवाना, अकॉर्डिंग टू नीड दवा की डोज को तब्दील करना या दवा के ग्रुप को चेंज करना, ये आपके तबीब की, आपके डॉक्टर की जिम्मेदारी है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो फिर आप अपने लिए गलतियां पैदा कर रहे हैं। सही सही, ब्यूटीफुली पुट। और वाकई अच्छा, ये चीज़ हम वहाँ भी देखते हैं, मैंने अक्सर ऐसे लोगों को देखा है, कोई इन्फेक्शन हो गया आपको और आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आप कहते हैं कि जी कोई फ़ायदा ही नहीं है, और डॉक्टर ने तो फिर बुला लिया है, फ़ायदा ही कोई नहीं हुआ, बिकॉज डेफिनेटली दैट थिंग इज़ नॉट सूटिंग यू एंड ही हैज़ टू रिकमेंड यू समथिंग एल्स। तो वो डॉक्टर ही का काम है, वो आप खुद अपने लिए नहीं प्लान कर सकते हैं कि आपको क्या चीज़ सूट करेगी। इसके साथ साथ एक और सवाल आगा साहब कि दिल की जब हम मराइज़ के बारे में बात करते हैं तो सोचा गया है, देखा गया है कि एक ख़ास उम्र से आप बढ़ेंगे तभी आपको ये सारी चीज़ें जो है वो होना शुरू होंगी या इसके सिम्टम्स होने शुरू होंगे। मैंने बहुत सारे बच्चों को भी ऐसे देखा है, PVCs, इरेगुलर हार्ट बीट्स हैं या छोटे छोटे ऐसे मसले हैं, तो बच्चा कोई ऐसे सिम्टम अगर शो कर रहा है कि माँ बाप दोनों को ही दिल का मर्ज़ है या फैमिली में किसी को है, तो क्या चाहिए नहीं माँ बाप को कि एक बार चेकअप ज़रूर करवाएं उनका? मैं आपसे करूँ, हर चीज़ की कुछ अलामतें होती हैं। सही। बच्चों में बड़ी मामूली सी एक अलामत है, बहुत छोटी सी, अगर ऐसा हो रहा है तो आपका फ़र्ज़ है कि आप उस बच्चे को डॉक्टर को दिखा दें। वो ये है कि बच्चा रोते वक्त नीला हो जाए, या अगर वो रो रहा हो तो उसके नाखून, हाथ के जो हैं ये नाखून ब्लू होने लगें। सही। या किसी भी तरह हल्का सा उसके हाथों में नीलापन आने लगे, हर सूरत में फ़र्ज़ है कि आप डॉक्टर को दिखाइए, उसकी डायग्नोसिस ठीक कराइए। छोटे बच्चों में तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात ये कि कुछ बच्चा बड़ा है, आप महसूस करते हैं कि वो बहुत जल्दी थकने लगा है, जब वो भागता है तो उसकी सांस बहुत ज़्यादा फूलने लगती है, वो भागना अवॉइड करने लगा है। सही। वो शरारतें नहीं करता, वो बैठ गया है, वो कोशिश करता है कि कोई काम करना हो तो किसी से कह के करवा ले। ये तमाम अलामतें दिल की बीमारियों की अलामत हो सकती हैं, इसलिए इसका चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। और ये बड़ों के लिए जो मामलात हैं वो थोड़े से मुख्तलिफ हैं, ठीक है, लेकिन ये कि बच्चों का टेस्ट जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। इंतहाई ज़रूरी है। कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं शहनाज बोल रही हूँ लाहौर से। जी शहनाज साहिबा, क्या पूछना चाहेंगी आगा साहब से? जी, मैं पूछना ये चाहूँगी कि मैं 60+ हूँ, डायबिटिक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल्ड है, लेकिन 2 वीक से मेरी लेफ्ट टांग में प्लेट से दर्द शुरू हो रही है और बहुत नीचे तक, बहुत सीवियर पेन थी, सारे टेस्ट भी करवाए हैं, MRI भी हुआ है, लेकिन फिजियोथेरेपी भी हो रही है, उससे कुछ बेहतर है, लेकिन अभी पेन खत्म नहीं हो रही। अच्छा, नमाज पढ़ते हुए मुझे घुटने बेंड करने से भी पेन होती है। अच्छा आगा साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे? सिर्फ लेफ्ट टांग में है आप कह रही हैं? जी, लेफ्ट टांग में ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ठीक है आगा साहब, आपको अभी जवाब दे देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जी आगा साहब। देखिए, हमारे यहाँ घुटने के गैप के दरमियान फ़र्क आना एक बहुत कॉमन सी बात हो गई। सही। हम लोगों के पास जो आखिरी हल है वो ये है कि घुटने ने लगवा लो, आखिरी हल है। सही। पहला हल नहीं। मेरी दरख्वास्त ये है कि पहले इन तमाम चीज़ों में एक दवा आती है, उसका नाम है हब्बे सूरंजान। हब्बे सूरंजान। हब्बे सूरंजान। जी, सूरंजान को इंग्लिश में कॉल्चिकम कहते हैं, और कॉल्चिकम पे अगर आप पढ़ेंगे नेट पे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है। दूसरी बात ये जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हमारा पैर कैसा है, हम लोग इस पर बिल्कुल गौर नहीं करते। आप यकीन कीजिए, एक छोटा सा जुमला कह रहा हूँ और मैं क्लेम कर रहा हूँ ये कि पूरी दुनिया की किसी भी फोर्स में कोई भी फ्लैट फुटेड शख्स नहीं हो सकता। ये इतनी इम्पॉर्टेंट बात है, और हमारे यहाँ किसी को नहीं पता होता है कि वो फ्लैट फुटेड है। हर एक शख्स उसे मशवरा दे रहा होता है कि 45 मिनट वॉक करो। एब्सोल्युटली। और अगर वो फ्लैट फुटेड है तो उसके घुटने के जोड़ 35 साल की उम्र में जवाब दे जाएंगे। एक बहुत मशहूर केस पाकिस्तान की तारीख का, शोएब अख्तर, बहुत अच्छा क्रिकेटर, अपने पीक पर जाकर के उसको छोड़नी पड़ी क्रिकेट, इसलिए कि वो फ्लैट फुटेड था। उसके फ्लैट फुटेड का ख्याल किसी ने नहीं किया था।
अगर साहब ये फ्लैट फुटेड होने की जो आप बात करेंगे वाकई बहुत सारे लोगों को नहीं पता। इनफैक्ट मुझे अभी रिसेंटली किसी ने बताया कि जी मैं फ्लैट फुटेड हूँ एंड आई हैड टू आस्क हर कि इसका क्या मतलब है। सो इट हैज़ टू डू विद द शेप ऑफ योर फुट। यस, सही। शेप ऑफ फुट जो है ये नॉर्मल होती है, हाई आर्च होती है या फ्लैट होती है, या इसके दरमियान में कहीं और भी हो सकती है। बहुत सारे लोग, बल्कि मुझसे अगर आप कहीं पूछें तो मैं अर्ज करूँगा शायद 30% खवातीन जो है हमारे यहाँ सेमी फ्लैट फुटेड है और उनके घुटने के जोड़ हमेशा ऑन रिस्क हैं। सही। लेकिन हम घुटने बदलने की बात करते हैं, हम फ्लैट फुटेड की बात ही नहीं करते। बिल्कुल। इसलिए ज़्यादा बेहतर बात यह है कि हम शेप ऑफ द फुट पर ज़्यादा ध्यान दें, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो 50+ हैं और उसके बाद वो डायबिटिक भी हैं तो उन्हें तो यकीनन डायबिटिक न्यूरोपैथी मुमकिन है। न्यूरोपैथी का मतलब नर्वस सिस्टम में जाने वाले न्यूरॉन्स के ऑर्डर्स में कमी है। तो सेंसर जब कम होंगे तो बहुत सारी चीज़ें सुन होना शुरू हो जाएंगी। वो दिल भी हो सकता है, वो आँख भी हो सकती है, वो गुर्दा भी हो सकता है और वो जिस्म का कोई भी हिस्सा हो सकता है। ओके, तो इन बातों का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। और हलीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हलीमा साहिबा, क्या पूछना चाहेंगी? आगा साहब ये पूछना जी। हाँ जी, ये पूछना चाह रही, शुगर की वजह से पाँव में बहुत दर्द है, बता दे। ठीक है, अभी आपको जवाब दे देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। यही सेम क्वेश्चन है कि शुगर की वजह से पाँव में तकलीफ है। ऐसा करते हैं, आज मैं 3-4 चीज़ें अर्ज करता हूँ, अगर लिख लें तो बहुत अच्छा है। शुगर के पेशेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी टिप है। पहली दवा है, उसका नाम है कलौंजी। दूसरी दवा है, उसका नाम है मेथी दाना। तीसरी दवा है, उसका नाम है मगज़ जामुन, जामुन जो होते हैं हमारे मगज़ जामुन। चौथी दवा है करेला खुश्क। ये 4 दवाएं तो बड़ी कॉमन है। 5वीं दवा थोड़ी सी अनकॉमन है, उसका नाम है गुड़ मार बूटी। ठीक है। ये 5 दवाएं 50-50 ग्राम ले लीजिए। और छठी दवा है, उसका नाम है काले मिर्च, ये 25 ग्राम ले लीजिए। इन तमाम दवाओं को बिल्कुल बारीक पीस कर अपने पास रखिए। 1 गिलास गर्म पानी में ये 1 टेबलस्पून डाल के रख दीजिए, सारी रात रखिए। सुबह इसको छान कर इस पानी को पी लीजिए। उसके बाद आप शुगर टेस्ट कर लीजिए, इंशाल्लाह आपकी शुगर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। शुगर के पेशेंट्स के लिए डॉक्टर की दवा की बाकायदगी, इंसुलिन की डोज की बाकायदगी, लेकिन सबसे बुनियादी बात है टेस्ट। जब तक आप टेस्ट नहीं कराएंगे आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा कि आपकी शुगर कितनी ख़राब हो गई। एब्सोल्युटली। और यहाँ पे मैं ये बात ऐड भी करना चाहूँगी कि जो आगा साहब ने बताया है, जो नुस्खा बताया, इसको ज़रूर इस पे अमल करें। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अपने डायबिटोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाइए। कोई अगर इंसुलिन पे हैं, दवाई ले रहे हैं, वो ज़रूर लीजिए। उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें, ये सपोर्टिव है। मैंने पहले उसूल बता दिया कि टोट के बाद में इलाज पहले। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। इस बात को रिपीट करने की वजह ये आगा साहब कि मैं खुद, हम कितने ऐसे लोगों से मिल रहे होते हैं जो हमें पता होता है कि अपनी ज़िंदगियों से खेल रहे हैं कि चलिए जी हम ये वाली चीज़ कर रहे हैं तो अब जो मर्ज़ी खा लिया जाए। ये तो हम ज़्यादती से रिलेटेड बात कर रहे थे, मगर जनरली भी आगा साहब, अगर दिल का मर्ज़ आपको लाहक है और आपको डॉक्टर ने बताया कि जी कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं होना चाहिए, वज़न ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उन चीज़ों पे कैसे कंट्रोल किया जाए हम जानेंगे। लेकिन आपके बहुत सारे फैंस हैं। पहले कॉलर से करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? जी, मैं फातिमा बात कर रही हूँ जर्मन से। जी फातिमा, पूछिए क्या पूछना है आपको। मेरा ये सवाल है कि मेरा बच्चा, उसकी उम्र ना तकरीबन 3.25 साल है, और लेकिन जब भी उसे मतलब कि बुखार वगैरह होता है ना तो उसे शदीद किस्म के झटके लगना शुरू हो जाते हैं कि मतलब कि उसे होश नहीं रहती कितनी देर, नीला पड़ जाता है किस्म का ना, उसे बिल्कुल ही वो हो जाता है, फिर पड़ता है। ठीक है, आप कह रही हैं कि उसको शदीद किस्म के झटके लगने शुरू हो जाते हैं, वो नीला हो जाता है, ये कह रही हैं वो। ठीक है जी, वो आई एम सो सॉरी, कॉल आपकी ड्रॉप हो गई है। आई विश हम और ज़्यादा समझ पाते। 3.25 साल का इनका बेटा है और जब भी वो, जहाँ तक मैंने सही सुना है, आई होप सही सुना हो, कि वो जब खेल रहा होता है तो वो नीला पड़ जाता है और उसको झटके लगते हैं। आई थिंक शी इज़ टॉकिंग अबाउट स्ट्रोक। दो मुख्तलिफ चीज़ें हो गई इसके अंदर। नीला पड़ जाना इस बात की अलामत हो सकती है कि उसे हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो, सही, लेकिन ज़रा सा भी मैनेजमेंट में ख़राबी हो तो गिर पड़ना एक नई अलामत भी हो सकती है। मेरा अपना ख्याल ये है कि इस बच्चे का प्रॉपर टेस्ट होना चाहिए। इसका न सिर्फ ECG होना चाहिए बल्कि EEG भी होना चाहिए, ताकि दोनों हवालों से इसको बेहतर तरह पर डील किया जा सके। एब्सोल्युटली। और आपको तो मैं कहूँगी प्लीज़ अपने बच्चे को लेके भागिए, जस्ट रश, बिकॉज आप कह रही हैं कि झटके भी उनको लगते हैं, नीला भी वो पड़ जाते हैं। सो इसमें बिल्कुल भी देर नहीं करें। और ब्रेक पे जाने का टाइम हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे हेल्थ के बारे में, दिल की हेल्थ के बारे में। जल्दी से वापस आ जाइए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। और रौनक इफ्तार में आज हम बात कर रहे हैं दिल की सेहत के बारे में, यानी कि आपको हार्ट डिजीज़ डिफरेंट किस्म की अगर हैं, किस तरह से उनसे बचा जा सकता है, इस बारे में बात कर रहे थे। एक सवाल आगा साहब कि अगर किसी इंसान को हार्ट अटैक हो चुका है और पहला कहते हैं कि जो पहला हो जाए और उसके बाद यू हैव टू बी रियली रियली केयरफुल, तो उस केयरफुल रहने का क्या प्रोसीजर होगा, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, बुनियादी तौर पर तो खाने पीने में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी, लाइट खाना खाना है। सही। और अपने दिल को किसी भी सदमे से महफूज रखना है। सही। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूँ दिल की बुनियादी तौर पर बीमारियां क्या हैं। हम बिल्कुल जानेंगे, पहले सना से बात कर लेते हैं। बिल्कुल ज़रूर जानेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी सना, क्या पूछना चाहेंगी? मेरा आगा जी से एक क्वेश्चन है। मेरे डैडी को ना डॉक्टर्स कहते हैं कि उनके ना हार्ट मसल्स वीक हैं। सही। और उसका सिर्फ एक ही क्योर है, डायूरेटिक्स, एंड ही हैज बीन ऑन डायूरेटिक्स सिंस 3 इयर्स और लाइक मोर देन 3 इयर्स। ठीक है। लेकिन अभी जिस तरह कुछ अरसे से ऐसा चल रहा है कि वी हैव हैड अ ट्रेजेडी इन फैमिली, उसके बाद ही वाज ऑल ओके। लेकिन अब क्या होता है कि इतना रैपिडली ये चीज होने लगी, उनको सांस का मसला होने लगा कि बस वो लेजिक्स के इंजेक्शन लग जाए तो ही इज ऑल ओके, अगर नहीं तो वो फिर नॉर्मल है। उन्हें जिस तरह अगर कमोड पे बैठे हैं तो वहाँ उन्हें ऐसा लगेगा कि जैसे वो बहुत दूर से भाग कर आए हैं, या जिस तरह आज भी उनको बहुत बुरा सांस का इशू है, तो हालांकि इंजेक्शन लगा हुआ था। और एक और मेरा क्वेश्चन है कि उनका पीटीएच लेवल भी इंक्रीज हुआ है। अगर कोई हर्बल रेमेडी है तो प्लीज उन्हें कहें कि बताएं कि पीटीएच उनका नॉर्मल हो जाए, और ये सांस के लिए अपार्ट फ्रॉम डायूरेटिक्स अगर हम कुछ कर सकें कि हर्बल में कुछ है। ठीक है, ठीक है। आगा साहब कुछ पूछना चाहेंगे? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपको जवाब मिल देखिए जाएगा। बेटा, पीटीएच का जहाँ तक ताल्लुक़ है, पैराथायराइड हार्मोन, इसका हर्बल ट्रीटमेंट अगर आप करना चाहें तो मैंने जो पढ़ा है वो शलजम के बारे में पढ़ा है, टर्निप के बारे में, कि टर्निप को किसी तरह अगर खिलाया जाए तो बहुत अच्छा है। और टर्निप को खिलाने का मेरी नज़र में बहुत अच्छा तरीका ये है कि टर्निप को छिलकों समेत बॉयल कर लें, बॉयल करके उसको छील लें, छील के छोटे छोटे स्लाइस करें, और जिस तरह हम सैलड में चुकंदर खाते हैं वैसे वो शलजम खा लें। सही सही। एक ये बहुत। दूसरी बात ये कि जिस तरह आप बता रही हैं कि उनको हार्ट प्रॉब्लम हुआ था और कोई लेसेक्स का इंजेक्शन लगता है तो वो ठीक, इसका मतलब ये कि उनको पल्मोनरी एडिमा है, और पल्मोनरी एडिमा हो सकता है ईएफ रेट कम होने की वजह से। इजेक्शन फ्रैक्शन रेट अगर कम होगा तो उनको पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। पल्मोनरी एडिमा को ख़त्म करने के लिए आप लेसेक्स देते हैं ताकि पेशाब आ जाए, जो अंदर जमा हो रहा है पानी वो निकल जाए, तो उनको वो रिलैक्स महसूस होता है। मेरा अपना ख्याल है कि इस पूरे मामले में बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अगर आप किसी तरह मुझसे रब्ता कर लें तो इन तमाम चीज़ों के लिए मैं इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतर गाइडेंस दे सकता हूँ। अच्छा सना, हम एक काम करेंगे कि आप प्लीज़ हमारे जो नंबर पे आपने कॉल की थी, आप प्लीज़ वहाँ पे दोबारा कॉल कर लीजिएगा। बेशक हमारी ट्रांसमिशन में मत कीजिएगा। आपको नंबर हम आगा साहब का ज़रूर दे देंगे, जो उनका प्रोफेशनल वर्क नंबर है, और डेफिनेटली आप उनसे रब्ता कर सकती हैं, क्योंकि ये मुझे लगता है आगा साहब बहुत ज़रूरी है कि अगर उनकी मदद हो जाए। कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम बात कर रहे थे दिल की बीमारियाँ जी। तो दिल की बीमारियों में सबसे पहली बीमारी है हसद। किसी के बारे में भी अगर आप हसद कर रहे हैं तो वो आपके दिल को तकलीफ दे देगी। अगर किसी से आप नफरत कर रहे हैं तो वो आपके दिल को तकलीफ दे देगी। आप ग्राउंड रियलिटीज़ पर तैयार हो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सही। और आज जब इतनी बात हुई, आज आपने भी अशफाक अहमद की बात की थी, आज मैं भी अशफाक साहब की बात एक करूँगा। अशफाक साहब का जो पोता था वो 9वीं क्लास में उर्दू में फ़ेल हो गया। उन्होंने सर पीट लिया। उन्होंने कहा दुनिया क्या कहेगी। सही। किस नानी का दादी का पोता, किस दादा का पोता, और उर्दू में फेल हो गया। उससे पूछा तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? उसने कहा कि जी मेरा प्रॉब्लम ये है कि जो आप पढ़ाते हैं ना महबूब, तो ये महबूब मेरी समझ में नहीं आया, महबूब होता क्या है। अब 9वीं क्लास का बच्चा जी। महबूब उसकी समझ में नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा चलो बाबा जी से पूछते हैं महबूब क्या होता है। सही। बाबा जी के पास गए और उनसे पूछा कि बाबा जी महबूब क्या होता है। बाबा जी ने बड़ी देर तक सर झुकाए रखा और उसके बाद सर उठाकर कहा कि महबूब वो होता है जिसकी ना भी अच्छी लगे। ब्यूटीफुल। खुदा की कसम, इस जुमले को आप फैला लीजिए। सही। महबूब मेरा रब है, मैं कहता हूँ तू मेरा महबूब है,
उस महबूब की नाप पर आप दिल से कितना राजी हैं, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। कहते हैं ना कि हसद क्या है, अल्लाह की तकसीम पर राज़ी ना होना। बिल्कुल बिल्कुल। तो बात ये है कि अगर मैं अल्लाह की तकसीम पर राज़ी हो जाऊं, मैं उसे जिसे अपना महबूब कहता हूं, उसको उसके कहे पर मैं राज़ी हो जाऊं, उसकी नाप पर दिल की खुशी के साथ राज़ी हो जाऊं, मुझे दिल की तकलीफ़ क्या है फिर? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मैं तो हर चीज़ में मुतमईन हूँ, इसलिए कि मेरा ये ईमान है कि जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे रब की तरफ से हो रहा है। ब्यूटीफुल। और मुझे लगता है आगा साहब, वाकई जो आपने ये बात की है कि जब हम राज़ी हो जाएंगे उस हर चीज़ से जो अल्लाह ताला कर रहा है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ डन बाय हिम, तो ना तो हम नाशुक्री करेंगे, ना हम गीबत करेंगे, हम तो फिर कोई बुरा काम करेंगे ही नहीं। बिल्कुल। और आप यकीन कीजिए कि जो चीज़ें आज हमें लग रही हैं कि हमारे साथ बज़ाहिर बुरा हो रहा है, कुछ अरसे के बाद हमें अंदाज़ा होगा कि जिसको हम बुरा कह रहे थे वही तो हमारे लिए सबसे अच्छा था। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और यही वो बात है कि जिसके बारे में अशफाक साहब ने बहुत सारी जगहों पर कहा है, लेकिन ये वाली बात मुझे इतनी अच्छी लगी कि महबूब की ना आपको अच्छी लगने लगे, वो महबूब है, और उससे अगर आप अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट कर लीजिए तो आपको दिल की कोई बीमारी नहीं रह सकती। ब्यूटीफुल। यानी अगर ये कहा जाए कि दिल की बीमारी होती क्या है, तो वो एक्चुअली यही होती है। बिल्कुल यही होती है कि आप उन चीज़ों से जो है वो डिसएग्री करें जो अल्लाह ताला ने पहले से तय कर दी हैं। और इसी से रिलेटेड एक खूबसूरत सी बात मेरे भी दिमाग में आई, कल ही मैं पढ़ रही थी आगा साहब कि एक बुज़ुर्ग थे, उनके साथ कुछ नौजवान बैठे हुए थे और उन बुज़ुर्ग से नौजवानों ने पूछा आपका रोज़ा है? तो उन्होंने कहा जी है, और वो खाना खा रहे थे। नौजवानों ने पूछा आप तो खाना खा रहे हैं, आप तो कह रहे थे आपका रोज़ा है। तो उन्होंने कहा कि मैं गीबत नहीं करता, मैं बुरी बातें नहीं करता, मैं अपना काम दयानतदारी से करता हूँ, मैं लोगों को ये नहीं चाहता कि लोग पीछे चले जाएं, मैं किसी तरह से आगे आ जाऊं, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मेरी बात से, मेरे कामों से किसी का दिल ना दुखे, मैं इबादत भी करता हूं, बस मैं खा इसलिए रहा हूं क्योंकि मैं ज़ईफ़ हूँ, मुझे बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन वैसे मेरा रोज़ा है। फिर उन ज़ईफ़ जो इंसान थे उन्होंने पूछा नौजवानों से कि बेटा आपका रोज़ा है? तो तीनों में से एक बड़ा शर्मिंदा होके बोला जी रोज़ा तो नहीं है, लेकिन हम खाना नहीं खा रहे। तो ये कितनी खूबसूरत बात है। हकीकत यही है। और अगर मैं रमज़ान के हवाले से एक बात कहना चाहूँ कि अगर कोई शख्स गीबत, अगर कोई शख्स झूठ, और अगर कोई बुराई नहीं छोड़ सकता, तो उसके खाना पीने छोड़ देने से अल्लाह को कोई गरज नहीं। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल की बात थी जनाब, और दिल की सेहत मेडिकली हमने डिस्कस की, स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंगली डिस्कस की। जब आप अच्छे दिल के मालिक होते हैं, इवेंचुअली हम कहते हैं ना, अगर हम इसको रिलीजियस एस्पेक्ट से डिस्कस करें तब भी, और वैसे भी अगर हम एनर्जी के सेंस में भी इसको देखें कि जैसी एनर्जी आप दूसरों को देते हैं वैसी ही एनर्जी आप दूसरों से गेन भी करते हैं। सो इफ़ यू वांट टू बिकम रियली हेल्दी, इफ़ यू वांट टू बिकम रियली हैप्पी, देन ट्राई टू बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग, एंड कोशिश करें आपके दिल से और आपकी ज़बान से कोई ऐसी बात ना निकले जो दूसरों को तकलीफ दे। आज के लिए इतना ही, कल मुलाकात होगी। कल तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।